नमस्कार। आप लोग का एक बार फिर से आपका अपना चैनल लोटस ग्रुप ऑफिशियल में स्वागत है। आइए आज क्लास 12th के इंग्लिश के छठे पोएम को देखेंगे जिसका नाम है द सोल्जर। थोड़ी सी पहले इसके समरी को देखेंगे, हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे इसकी मेन ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले हिंदी में भली भांति समझते हैं और अच्छा से इसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो चैप्टर का नाम है सोल्जर। लेखक का नाम है रूपर्ट ब्रूक। लेखक का नाम है रूपर्ट ब्रूक। उनका जन्म 1857 ईस्वी में 1887 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, उन्हें युद्ध कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? युद्ध कवि के रूप में जाना जाता है। W.B. एड्स ने इसे रूपर्ट ब्रूक को क्या कहा दिया? इंग्लैंड के सबसे सुंदर पुरुषों में रखा है और प्रथम विश्व युद्ध में ये लड़े भी थे। और यह जो कविता जो आप देख रहे हैं ये क्या है? एक सोनेट है। रूपर्ट ब्रूक द्वारा लिखा गया द सोल्जर कविता जो है ये क्या है? एक सोनेट है। सोनेट किसको कहते हैं? तो 14 लाइन की जो कविता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कविता में क्या कहते हैं। इस कविता में रूपर्ट ब्रूक ने अपने जो खुद को देश प्रेम का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि अंग्रेजी सैनिक है वो अगर विदेश में अगर कहीं लड़ने के लिए जाते हैं तो अगर लड़ते समय वहाँ पे अगर उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो मरने के बाद जिस भूमि पर उनको जब वहाँ दफनाया जाता है वो किसका हो जाएगा? वो इंग्लैंड का हो जाएगा। क्योंकि वह इंग्लैंड में जन्मे हैं, इंग्लैंड में पले बढ़े हैं, जागरूक भी इंग्लैंड ने ही बनाया है, इसीलिए वो भूमि किसकी हो जाएगी? इंग्लैंड की हो जाएगी। वह सैनिक मरने के बाद जब मरने के बाद मतलब कि क्या शहीद होने के बाद वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे और अपने इंग्लैंड के यादों को वो पुनः से अनुभव करेंगे और वह सैनिक हमेशा के लिए याद किए जाएंगे और अपने देश के लिए वो कुर्बानी देने वाले वो जो सैनिक है वो हमेशा इंग्लैंड के दिलों में बसे रहेंगे। इस प्रकार से कविता में अगर देखें तो कवि मातृभूमि के प्रति एक अगाध प्रेम, एक महान प्रेम को दिखाया है। और ऐसे में महान कवि एक और ये जो कवि देख रहे हैं रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर के जो कवि है सेप्टिसिमिया नामक रोग से ग्रसित थे और उस रोग के कारण उनकी 1915 में देहांत भी हो जाती है। तो ये था इनका पर्सनल लाइफ, जो कि पर्सनल लाइफ डेथ हो गया और साथ ही साथ कविता के आपने समरी देखी। अब इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव को और लेके चलेंगे। ओके, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करता है द सोल्जर इज। सोल्जर क्या है बताइए? एन ऑड है, सोनेट है। आपको तो शुरुआत में ही कह दिए थे क्या बाबू? यह एक क्या है? सोनेट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है 2 नंबर सवाल कहा है, क्या कहा है जरा सा ध्यान से देखेंगे। 2 नंबर सवाल कहा है इज डैश पोएम। ये जो आप देख रहे हैं सोल्जर एक ऐसा पोएम है। सोल्जर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, सोल्जर इज डैश पोएम। तो ये दूसरा नंबर सवाल है। तो दूसरा नंबर क्या कहा है? सोल्जर जो आप कविता देख रहे हैं, सोल्जर ये कविता जो है ये कैसी पोएम है? तो आप सबको जानते हैं ये क्या है? देशभक्ति है, पेट्रोटिक है, ये मतलब देशभक्ति है। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल कहता है सोल्जर्स डील विथ, क्या चीज़ से डील्स करता है? तो कहते हैं कहाँ से बाबू डील्स करता है बाबू? तो आप सबको पता है क्या कहते हैं? 3 का आंसर डी होगा। कहाँ का रहने वाला था व्यक्ति? तो इंग्लैंड का, और इंग्लैंड के लिए ये युद्ध मतलब कि युद्ध कवि थे और युद्ध के बारे में सब कुछ लिखते थे, इंग्लैंड के रहने वाले ही थे। ठीक है, अगला सवाल का है द
कंसर्डेड स्टैंड फॉर डैश इन द सोल्जर। इसका सही जवाब होगा 4 का ए होगा आपका करेक्ट आंसर। कहते हैं हिडन। कौन सा? हिडन। ओके, अगला सवाल 5th नंबर का आता है अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव फॉर फ्लावर्स। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे, फटाफट कमेंट करिए और बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू लव। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? टू लव। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर। तो द सोल्जर जो कविता है इसको कौन लिखा है? तो आपको सबसे पहले पता है, शुरुआत में ही बता दिए थे, सोल्जर कविता किसने लिखा है? रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। अगला सवाल 7वां सवाल कहता है रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कहाँ हुआ था? रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था आपको शुरुआत में ही बताए थे। कब हुआ था? जल्दी से बताओ, याद है ना? तो 1887 में, 1887 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रूपर्ट ब्रूक वॉज डैड इन। मृत्यु कब हो गया था? आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था, एक ही साल चला था, 1914 से तक 18 तक तो प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो 1914 में शुरू हुआ था, एक साल बाद उनकी डेथ हो गई थी, अर्थात 1915 में इनकी डेथ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है रूपर्ट ब्रूक हैज़ रिटन द पोएम। कौन सा लिखे थे? तो सबको पता है रूपर्ट ब्रूक कौन सा कविता लिखे हैं? तो स्नेक नहीं, एनीपिताफ नहीं। तो अभी आपने देखा ना, द सोल्जर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखिए द सोल्जर इज ए डैश पोएम। तो सोल्जर कैसा पोएम है? तो आपको वॉर पोएम है, वॉर पोएम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। द इमेज एंड फर्स ऑफ रन थ्रू बोथ द स्टेंजा। तो कहते हैं ये जो है इसका 13 का करेक्ट आंसर हो गया इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया इंग्लैंड। 14th नंबर सवाल कहता है द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी buried should be treated as the part of क्या? इंग्लैंड। आपको तो पता ही था, आफ्टर हिज डेथ, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो जहाँ पे वो मरेगा, जहाँ पे उनको दफनाया जाएगा, वो भाग किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ही स्पीक ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ। सोल्जर क्या होता है बाबू? द सोल्जर इज अ। सोल्जर क्या होगा? डॉक्टर होगा? नहीं, ये तो ऑटोमेटिक है, आंसर तो आपको सामने ही दिख रहा है। क्या होगा? स्पीक ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ क्या? सोल्जर क्या होता है बताइए, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए। सोल्जर तो सोल्जर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। द पोएम इज अ पैट्रियोटिक पोएम। कौन सा पैट्रियोटिक पोएम? कौन सा देशभक्ति कविता कौन सा है? तो बस सोल्जर, और कोई नहीं। 17th नंबर सवाल कहता है रूपर्ट ब्रूक स्पीक इन द गेजेस ऑफ एन सोल्जर। तो आपको पता है, तो कहाँ? 17 का ए इंग्लिश, अंग्रेज। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल कहता है द पोएम डैश इज अ सोनेट। तो कौन सा पोएम सोनेट है? सोनेट बताए थे ना, 14th लाइन वाला, 14 लाइन वो जो होगा वो क्या होगा? सोनेट हो गया। तो ये यही है, कौन सा? सोल्जर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मतलब 14th लाइन, कितने लाइन होने चाहिए? 14 लाइन होगा, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका सोनेट। ओके, अगला सवाल देखते हैं। कहता है
द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ, क्या चीज़ है, जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो किस चीज़ से भयभीत नहीं थे। तो इसका 19th का करेक्ट आंसर होगा डेथ से, मृत्यु से डरता ही नहीं था। और सिंपल सी बात है, वो उनका कहना ही था जो मरेंगे ना तो जहाँ पे दफनाया जाए इंग्लैंड के लिए, सौभाग्य की बात होगा कि हम लोग मरेंगे, तो अच्छा वाला बात है। 20 नंबर कहता है द डस्ट स्टैंड फॉर द डैश, तो क्या सोल्जर, ऑप्शन नंबर क्या डी आपका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर कहता है द पोएम इन द सोल्जर इज क्या है डिपेक्टिंग द मिनिस्टर, क्या है मेजरेज ऑफ द क्या चीज, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए वॉर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया वॉर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में करता है अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइन, बताया है, बहुत बार बताया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी इज टेक फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, ये जो लाइन जो देख रहे हैं ये कहाँ से लिया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया, द सोल्जर से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 24th नंबर कहता है क्या अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस इज रिटन बाय, किसके द्वारा, तो अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, ये जो लाइन जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि जो अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस ये लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपने इस चैप्टर के समझने का भी प्रयास किया, शॉर्ट में समरी, इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव था उन सभी ऑब्जेक्टिवों को देखा। इस चैप्टर से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जरूर ही रहेंगे, 2-3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कम से कम तो 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, इसीलिए इतना में आप अच्छी तरह से इसको देखिए ताकि एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव मिस ना हो, एक भी अंक कट ना जाए। और इसी तरह से और भी आगे वीडियो देखिए ताकि 50 में से ऑब्जेक्टिव जो है 50 का 50 अंक आए, एक भी नहीं कटे। तो आगे आने वाला भी वीडियो देखिए, तब तक के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, सर्दी से बचे रहिए, ठंड से बचे रहिए। ओके बाय, टेक केयर।